चिराग अपने कॉलेज के 6 दोस्तों के साथ झील के किनारे पार्टी करने आया हुआ था, पर उसका मन कुछ उखड़ रहा था। और ऐसा क्यों ना हो, शराब और शबाब तब चरम पर होते हैं जब रात चरम पर होती है। पर अभी शहर में रात को 2 घटनाएं हुई थी, जिसके कारण लोग रात को बाहर निकलने से कतराने लगे। खासकर माता पिता जवान लड़कों को बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। कई लोगों को यही लग रहा था कि कोई चुड़ैल है जो लड़कों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाती है और उनसे अपने तन की प्यास बुझाने के बाद उनके खून से अपने गले की प्यास बुझाती है। मतलब कुछ भी। उन्हें उनके लाडलों को नहीं समझाना होता कि बेटा, बहन बेटी तेरे घर में भी है। तू किसी भी सुंदर लड़की को देखकर कुत्तेपन में कुत्तों से रेस नहीं लगाते। शांति से सुंदर लड़की को अकेला देखकर अपने पैर इकट्ठे करके वहां से दुड़क लेना चाहिए। पर नहीं, बेटा थोड़ी ना गलत होते हैं, गलती तू चुड़ैल की होती है। दिन में पार्टी होने के कारण मजा भी नहीं आ रहा था। ऊपर से बीच बीच में बार बार, या यूं कहा जाए ज्यादातर, उन्हीं हत्याकांड की चर्चा हो रही थी। चिराग का मूड उखड़ रहा था। उसने तो अपने दोस्तों को बार बार कहा कि हम पार्टी रात को ही करेंगे, पर सबने मना कर दिया, ये बोलकर कि शाम के बाद उसके माता पिता ने मना किया है। दिन में तो भूत प्रेत पिचास चुड़ैल काम नहीं करते, तो दिन में ही करनी है पार्टी। चिराग को पार्टी बोर लग रही थी, तो वो झील के आसपास घूमने लगा। वहाँ ठंडी हवा के साथ साथ पक्षियों का करलब उसे सुहाना लग रहा था, वरना शहर में तो सिर्फ गाड़ियों की शोर और गर्म प्रदूषित हवा ही है। चिराग वहाँ एक साफ जगह देखकर बैठ गया और प्रकृति का आनंद उठाने लगा। कुछ देर ही हुई होगी कि उसे एक लड़की की हल्की हल्की चीखने की आवाजें आने लगी। पहले उसे ये सब वहम लगा, पर उसे वापस वो आवाजें आई तो उसने आवाज की दिशा में कान लगाकर सुनने की कोशिश की। आवाज पानी में से आ रही थी। उसने गौर किया तो पाया कि एक लड़की पानी के बीच में ऊपर नीचे हो रही थी। चिराग ने बिना वक्त गवाए तुरंत पानी में डुबकी लगाई और लड़की की दिशा में तैरने लगा। वो एक अच्छा तैराक था, उसे पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, परंतु दूरी अधिक होने के कारण उसके पहुंचने तक वो लड़की पानी में चली गई थी। चिराग को वो दिखाई नहीं दे रही थी। वो बदहवासी में पानी में गोते लगाकर उसे ढूंढने लगा, पर वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। वो मायूस होकर वापस किनारे की तरफ मुड़ा, तभी उसे उस लड़की के बाल दिखे। चिराग में उम्मीद का संचार हुआ और उसने तुरंत ही उसके बाल पकड़े और उसका मुंह पानी से ऊपर किया। लड़की बेहोश हो चुकी थी। चिराग बड़ी मुश्किल से उसे किनारे तक लाने की कोशिश करने लगा। क्योंकि लड़की बेहोश थी, उससे उसका वजन पूरी तरह चिराग पर आ गया था, तो तैरना मुश्किल हो रहा था। किनारे लौटने के बाद उसने किसी तरह उसे होश में लाने का प्रयास किया, परंतु उसे इतना अनुभव न था कि उसने अपने दोस्तों को आवाज, परंतु वो सब दूर होने की वजह से उसकी आवाज सुन नहीं पा रहे थे। अब उसे ही कोशिश करनी थी। स्कूल में सीखे गए ज्ञान के अनुसार उसने दोनों हथेलियों से उसमें पेट पर दबाव बनाया। कुछ प्रयास से लड़की के पेट का पानी थोड़ा बाहर आ गया, जिससे लड़की होश में आकर खांसने लगी। उसकी हालत बहुत खराब थी, तो उसे उठाकर अपने दोस्तों तक ले आया। वहाँ सभी लोग संगीत की धुनों में उछल कूद रहे थे, परंतु चिराग को देखते ही सबके सब रुक गए। चिराग की गोद में एक लड़की थी। दोनों पूरी तरह से भीगे हुए थे। सब आंखों में सवाल लिए दोनों को देख रहे थे। उनमें से जो 3 लड़कियां थी वो तुरंत वहां आई, उस लड़की को सहारा देकर अपने तंबू के अंदर ले गई। लड़कों ने चिराग को घेर लिया और उसे सवाल करने लगे। चिराग उन्हें जितना जानता था उतना विस्तार में बताने लगा। परीक्षित रेस्टोरेंट में बैठा था और पिता उसके सामने बैठी सेक और बर्गर खा रही थी। ठूस रही थी कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि वो जिस गति से भुक्खड़ की तरह खा रही थी उससे ऐसा ही लग रहा था जैसे वो कई जन्मों से भूखी हो। परीक्षित चेहरे पर हाहाकारी भाव लिए उसे घूरते हुए मन में ही कूद रहा था। वो काफी देर से खा रही थी और वहां का स्टाफ भी उसे इस गति से खाते देख अचरज में था कि ये दुबली पतली सी लड़की इतना खाना कहाँ रख रही है। पर एसपी को देखकर किसी की कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। परीक्षित बुरी तरह से चिढ़ रहा था। 2 घंटे तक हाथ जोड़ासन और मिन्नासन के बाद जब उसने 1 लाख की डिमांड कर दी तो रेस्टोरेंट में ट्रीट भी थी, तो परीक्षित के होश ही उड़ गए। बाद में पैर पकड़ासन और करने के बाद डील 20,000 और ट्रीट पर तय हुई, वो भी एडवांस। बाकी 30,000 काम होने के बाद वो भी माँ के सामने तय हुआ।
परीक्षित को अच्छा खासा चूना लग गया था। वो कोई बहन नहीं, दुश्मन ही लग रही थी उसे, जिसे मौका मिलने पर सूट करना था उसे। अरे भैया, ऐसे बैठे क्यों हो? आप भी खाओ ना, शर्म कैसी, अपना ही माल समझो। ओ बेटर वाले भाई साहब, अपने हवलदार जी को करेले का जूस, मेरा मतलब है स्वीट डिश तो दो। परीक्षित ने देखा इस बात पर सारे बेटर मुंह दबाकर हंस रहे थे। वो भाई बहन के इस जुगलबंदी को देखकर आनंदित हो रहे थे। परीक्षित ने यह सब देखकर कुछ सख्त बात कहने के लिए मुंह खोला, पर वापस बंद कर लिया। अभी वो कुछ कहकर मामला बिगाड़ना नहीं चाहता था। खामखा बहुत देर हो रही थी, कल को ये बात बिगड़ गई तो देर हो जाएगी। वो वैसे भी हर हफ्ते गायों को चारा खिलाता ही है, आज एक और सही। देख प्रथा, अगर तेरा चढ़ना मतलब खाना हो गया हो तो काम की बात कर लें। प्रथा एकाएक बिदक गई, हाथ खाना छोड़कर बोली, ठीक से खाना भी नहीं खाने देते, कितने कंजूस हो, जाओ किसी और से करवा लो अपना काम। प्रथा को जरा सा खिलाकर कोई एहसान नहीं कर दिया आपने। सस्ते में छोड़ रही हूँ तो ज़्यादा उड़ रहे हो, कोई और होता ना तो अब तक 5-6 हज़ार का खाकर 50,000 और झपट लेता। रखो अपने पैसे अपने पास, करोड़पति बन जाओगे, मैं चली। परीक्षित बेचारा सिटपिटा गया, क्योंकि अब तक प्रथा ने 7-8 हज़ार का तो ठूस ही लिया था, पर वो भी उसको थोड़ा सा ही लग रहा था। लगता है पूरे सावन के सोमवार यही खाएगी। परीक्षित, अरे मेरी लाडो, मेरे कहने का मतलब था कि तुम्हारे लिए बहुत सारा पैक करवा दूंगा, पर भाई की मजबूरी भी तो समझो, ड्यूटी करनी है। प्रथा ने वापस से खाना कुतरना शुरू कर दिया और बोली, तो पूरी बात कहूँ ना, चलो मेरे लिए यही सब आइटम्स पैक करवा लो, फिर कहीं एकांत में चलो जहाँ कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। मन में 1000 गालियाँ देते हुए परीक्षित उसके लिए खाना पैक कराने लगा। कुछ देर बाद वो दोनों शहर के बाहर झील के किनारे थे, जहाँ 8 से 10 कॉलेज के लड़के लड़कियां मस्ती करने आए हुए थे। उसे ये देख वितृष्णा सी हुई कि उसकी इतनी चेतावनी के बावजूद भी युवा लड़के कुछ न सीख रहे थे। इस सुनसान इलाके में आ गए थे, पर उसने अपना ध्यान अभी प्रथा की ओर लगाया, जो अभी वहां अपने लैपटॉप पर कुछ खंगाल रही थी। अचानक उसने अपना ध्यान लैपटॉप से हटाया और परीक्षित को बोली, ये देखो भैया, यहाँ इस ताबीज के बारे में लिखा हुआ है। एक क्रिप्टोग्राफर डॉक्टर वेंकटेश ने इस पूरी किताब का अनुवाद किया है। उनके अनुसार ये ताबीज एक मार्गा नामक कबीले की देवी का है। कहा जाता है कि वो देवी स्वर्ग से आई थी। उनकी मूर्ति कबीले में जमीन से मिली थी। वो मूर्ति बहुत ही सुंदर थी। कबीले का सरदार तो उसे देखते ही खो गया था। वो महीनों तक उसके सामने बैठा रहता था। बड़ी मुश्किल से उसका यह मोह छुड़ाया गया था। वो कबीला अपनी देवी को ही अपनी समृद्धि का कारण मानता था। वो मानते थे कि साल में एक दिन वो देवी मानव रूप में आती और ऐसा एक ताबीज उस कबीले की सबसे योग्य युवती को देती थी। बाद में साल भर तक उस युवती को ही देवी का प्रतिनिधि मानकर उनकी सेवा की जाती थी। बाद में वो मूर्ति कबीले के सरकार ने देवी के आदेश अनुसार किसी जमींदार को दे दी थी। उसके बाद उस मूर्ति का कोई वर्णन कहीं ना हुआ। तो मेरे प्यारे हवलदार जी, ये ताबीज उसी देवी का है या नहीं, ये कंफर्म करने के लिए तो आपको वो ताबीज दिखाना पड़ेगा। बाकी जहां तक मेरा ख्याल है ये वही ताबीज है। परीक्षित मंत्र मुग्ध सा प्रथा को देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं था कि उसकी प्यारी बहन इतनी जानकारी रखती है। उसके मुंह से अनायास से निकला, तुम्हें इतनी जानकारी कैसे? कहाँ, तुम्हें ये भाषा आती है? प्रथा, अब भाई कोई पुलिस वालों की नौकरी तो है नहीं जो बैठे बैठाए तोंद और इनकम बढ़ती रहे। हमें तो इधर उधर भाग दौड़ करनी ही पड़ती है। वो इसी चक्कर में मैंने एक बार वेंकटेश सर का इंटरव्यू लिया था, तब उन्होंने इस किताब का अनुवाद मुझे दिखाया था। उसमें इस ताबीज की तस्वीर भी थी। जब आपने मुझे ताबीज का वर्णन किया तब मैं समझ गई कि ये वही होगा, क्योंकि इतना अजीब ताबीज मैंने कभी ना देखा ना कभी सुना। परीक्षित, वाह कमाल कर दिया तूने छुटकी, पहली बार तूने दिमाग का सही इस्तेमाल किया है। चल, तूने 30,000 कमा लिए, अभी तेरे अकाउंट में डलवाता हूँ और विक्रम से कहता हूँ कि ताबीज लेकर आए। क्या विक्की भी यहाँ इसी शहर में है? प्रथा खुशी छिपा ना पाई और ये बात परीक्षित ने देख ली थी। उसके ये बात कुछ अजीब सी लगी। वो कुछ पूछने ही वाला था कि तभी उसका ध्यान चीखने की आवाज़ों से भटक गया था।